वेलकम माय चैनल मूवी माइंड ऑफिशियल। कैसा हो अगर आप किसी का खून कर दे और आपको वो याद ही ना हो, आपका अपने ऊपर बस ही ना रहे। आज की हमारी कहानी इसी के ऊपर है, जिसमें जैन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए हिप्नोथेरेपी लेने जाती है। लेकिन उसके बाद से ही उसके साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। उसे याद ही नहीं रहता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखने से लग रहा है कि शायद उसके साथ कोई ऐसा कर रहा है। अब ये कौन है, ये हमको इस कहानी में पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हिप्नोटिक। कहानी की शुरुआत में हम एंड्रे बुवन नाम की एक लेडी को देखते हैं। देखने में एंड्री काफी डरी हुई लगती है। वो वेड नाम के एक डिटेक्टिव को कॉल करती है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर जाती है। जिसके बाद एंड्री जल्दी से लिफ्ट में भागने की कोशिश करती है। तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है। उस कॉल के फौरन बाद एंड्री को ऐसा लगता है कि लिफ्ट की दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आकर उसको भींच रही हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हम जैन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड जीना के घर पार्टी पर आई होती है। उसको देखने से ये साफ पता चल रहा था कि वो किसी चीज के डिप्रेशन में है। पार्टी में जेन का एक्स बॉयफ्रेंड ब्रैन भी आया हुआ था। ये दोनों आपस में बात भी करते हैं। इसी बीच जीना जेन से कहती है कि उसको भी उसकी तरह एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो उसको पार्टी में आए डॉक्टर कॉलिन से मिलवाती है। डॉक्टर कॉलिन एक साइकाइट्रिस्ट हैं। इन्होंने ही जीना को उसके डर से बाहर निकलने में मदद की थी, जिसकी वजह से अब उसके पास एक नौकरी, घर और सब कुछ है। लेकिन जेन को डॉक्टर कॉलिन से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। वहीं डॉक्टर कॉलिन की आंखों में जेन के लिए इंटरेस्ट साफ नजर आता है, बल्कि वो तो उसको अपना कार्ड भी देकर जाते हैं। घर जाते वक्त ब्रायन जेन को लिफ्ट देता है, जहां हम ये जान पाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है और शायद जेन के डिप्रेस्ड रहने की वजह भी वही है। अगले दिन जीना जेन से डॉक्टर कॉलिन के पास जाने को कहती है कि वो बहुत ही अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं, लेकिन जेन कहती है कि वो ठीक है, वो वहाँ पर क्यों जाए। जिस पर जीना गुस्से में कहती है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम हमेशा दुखी रहती हो, हर वक्त डिप्रेस्ड हो, ना ही तुम्हारे पास अभी कोई नौकरी है। जीना के बार बार कहने पर जेन डॉक्टर कॉलिन से मिलने जाती है, जहाँ बातों ही बातों में जेन बताती है कि वो और उसका एक्स बॉयफ्रेंड ब्रायन एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। जिसके बाद उन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली और जेन प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए। इस हादसे के बाद से ही वो उदास और डिप्रेस्ड रहने लगी। डॉक्टर कॉलिन कहते हैं कि ये सब दुख तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं, लेकिन इनकी वजह से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। वो जेन को हिप्नोथेरेपी लेने को कहते हैं। शुरुआत में तो जेन उसके लिए मना करती है। वो कहती है कि वो अपने दिमाग का कंट्रोल किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहती। जिस पर डॉक्टर कॉलिन बताते हैं कि तुम अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं दे रही हो। इस थेरेपी से तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकती हो। इससे तुम अपने इमोशंस और अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखोगी। डॉक्टर कॉलिन के समझाने पर वो हिप्नोथेरेपी के लिए मान जाती है। जिसके बाद डॉक्टर कॉलिन उसको सोफे पर लिटाकर सुला देते हैं। हिप्नोथेरेपी के दौरान जेन अपने आप को एक जंगल में पाती है। हिप्नोथेरेपी के बाद जेन को काफी अच्छा भी लगता है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने तक हिप्नोथेरेपी लेने की वजह से जेन को अब एक नौकरी भी मिल जाती है और वो काफी खुश है। लेकिन पता नहीं क्यों जब से वो हिप्नोथेरेपी ले रही है, तब से ही वो अपने सपनों में खुद को और डॉक्टर कॉलिन को एक साथ सोते हुए देख पाती है, जो काफी अजीब है। इसीलिए कुछ हफ्तों से वो हिप्नोथेरेपी के लिए डॉक्टर कॉलिन के पास नहीं जा रही। एक दिन मॉल में डॉक्टर कॉलिन उसको अचानक मिल जाते हैं। दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं, जहां डॉक्टर कॉलिन जेन से पूछते हैं कि उसने अब हिप्नोथेरेपी के लिए आना बंद क्यों कर दिया। जेन कहती है कि वो थोड़ा बिजी थी और उसने अब ब्रायन को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जिस पर डॉक्टर कॉलिन उसको ऐसा करने को मना करते हैं और कहते हैं कि उसको ब्रायन को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाकर बात करनी चाहिए। जेन ऐसा ही करती है। वो ब्रायन से घर पर आने को कहती है और खुद डिनर का सामान लेने स्टोर पर जाती है, जहां उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसके अगले ही पल वो अपने आप को अपने घर के डिनर टेबल पर बैठा देखती है। उसको कुछ कुछ याद है और समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आई। और तभी अचानक से उसको बाथरूम से किसी की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड ब्रायन वहाँ पर पड़ा हुआ चोक कर रहा था। दरअसल ब्रायन को तिलों यानी कि सेसेमी सीड से एलर्जी है और शायद उसके खाने में तिल थे। जेन फौरन उसको एलर्जी का इंजेक्शन देती है और उस रात ब्रायन के साथ ही अस्पताल में रुकती है, क्योंकि इंजेक्शन देने से सिर्फ उसकी जान बची थी, पर उसकी हालत अभी भी काफी खराब है। अगले दिन जीना जेन से मिलने आती है और उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। जेन बताती है कि वो तो उसके और ब्रायन के लिए डिनर का सामान लेकर बाहर खड़ी थी और तभी उसके पास एक कॉल आया, जिसके अगले ही पल वो अपने घर पर थी, जहाँ पर ब्रायन जमीन पर पड़ा हुआ था।
उस टूर के बाद उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं है। वो एक बार फिर डॉक्टर कॉलिन के पास हिप्नोथेरेपी लेने जाती है ताकि उसको कुछ सही लगे। उसी रात सपने में फिर से जेन डॉक्टर कॉलिन को अपने पास सोता हुआ देखती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। वो पानी पीने किचन में जाती है, जहां उसकी नजर स्टोर से लाए सामान की लिस्ट पर जाती है। उसमें सेसमी ऑयल भी था, लेकिन जेन कभी भी सेसमी ऑयल नहीं खरीदेगी क्योंकि वो जानती थी कि ब्रायन को उससे एलर्जी है। अब जेन अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसको थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि स्टोर के बाहर उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था। उस आदमी की आवाज डॉक्टर कॉलिन की तरह लग रही थी। उस आदमी ने कॉल पर जेन से कुछ कहा, जिसके बाद वो अपने होश में नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। उसे ये भी याद आता है कि उसने ही ब्रायन के खाने में सेसमी ऑयल मिलाया था, लेकिन वो अपने होश में कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। उसे डॉक्टर कॉलिन पर शक होने लगता है। वो फौरन उसके बारे में इंटरनेट न्यूज रिपोर्ट्स और बाकी चीज में चेक करती है, जहां पर उसको पता चलता है कि कुछ लड़कियां जो डॉक्टर कॉलिन के पास हिप्नोथेरेपी लेती थी उन्हें भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जिसके बाद उनमें से कुछ लड़कियों की मौत हो गई, जिनमें से एक एंड्री बोवेन भी थी, जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में लिफ्ट के अंदर मरते हुए देखा था। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। जेन ये सारी बात जीना को बताती है, जिसके बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव वेड से मिलते हैं। वो इनकी बात फौरन मान लेता है क्योंकि डिटेक्टिव वेड ही एंड्री बोवन का केस संभाल रहे थे। वो बताता है कि एंड्री की मौत हुई तो हार्ट अटैक से ही है, लेकिन मरने से पहले उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसको खींच रही हो, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया। डिटेक्टिव वेड जेन को डॉक्टर कॉलिन के पास जाने को मना करते हैं। ये दोनों वहां से जाने लगती है। तभी जीना जेन को बताती है कि वो इस हफ्ते ही डॉक्टर कॉलिन से हिप्नोथेरेपी लेकर आई है। उसको अब डर लग रहा है, जिसके अगले दिन जेन एक प्लान बनाती है। वो अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके डॉक्टर कॉलिन के पास जाती है ताकि वो हिप्नोथेरेपी के दौरान डॉक्टर कॉलिन की सारी बातें रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि हिप्नोथेरेपी के दौरान वो उससे क्या बातें करता है वो उसको पता ही नहीं चलती। वो उस वक्त अपने होश में नहीं होती। डॉक्टर कॉलिन पूछते हैं कि वो आज यहाँ पर अचानक कैसे आ गई। जेन कहती है कि वो कुछ दिनों से परेशान है, इसलिए माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो हिप्नोथेरेपी लेना चाहती है। और हिप्नोथेरेपी के बाद जब जेन अपनी कार में आकर फोन की रिकॉर्डिंग सुनती है तो इसमें कॉलिन हिप्नोथेरेपी के दौरान उससे ये पूछता है कि वो यहाँ आज अचानक क्या करने आई है। जेन कॉलिन को सब कुछ बता देती है क्योंकि उस वक्त वो हिप्नोटाइज थी। वो बताती है कि वो आज उसकी रिकॉर्डिंग करने यहाँ पर आई है क्योंकि अब उसे उस पर भरोसा नहीं रहा और उसे एंड्री बोवन के बारे में भी पता चल चुका है कि उसे तुमने मारा। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जीना के साथ उसकी रिपोर्ट करने भी गई थी। ये रिकॉर्डिंग सुनकर जेन के होश उड़ जाते हैं। उसका ये रिकॉर्डिंग का प्लान उस पर ही भारी पड़ जाता है क्योंकि कॉलिन को अब पता चल चुका है कि जीना और उसे कॉलिन के बारे में सब पता है। वो फौरन जीना को सतर्क होने के लिए फोन करती है, लेकिन उससे पहले ही जीना के पास कॉलिन का फोन आ जाता है। वो उसे ये कहता है कि दिस इज हाउ वर्ल्ड एंड्स, और ऐसा कहते ही जीना अपने होश में नहीं रहती। उसे अपने ऊपर ना होते हुए भी स्पाइडर दिखने लगती है, जिसकी वजह से उसकी और उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इस हादसे से जेन टूट जाती है और उसको लगता है कि जीना की मौत उसकी वजह से हुई है। वहीं दूसरी ओर इस हादसे के बाद डिटेक्टिव वेड कॉलिन के खिलाफ चीजें ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद उसको पता चलता है कि कॉलिन ने पिछली जिन 4 लड़कियों को हिप्नोथेरेपी दी थी वो लगभग एक ही जैसी दिखती थी। इन 4 में से एंड्री बोवन भी एक थी। जेन भी इनके जैसी दिखती है। अब इसके पीछे क्या कारण है उसको पता करने डिटेक्टिव वेड सीधा कॉलिन के ऑफिस जाते हैं और उसको धमकी देते हुए ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी लड़की तुम्हारे पास हिप्नोथेरेपी लेने के लिए आती है उसकी कुछ दिनों बाद मौत हो जाती है और वो सब लगभग एक ही जैसी दिखती हैं। कॉलिन डिटेक्टिव वेड को कुछ जवाब ही नहीं देता। उसी रात डिटेक्टिव वेड जेन के घर आकर उसको सतर्क रहने को कहते हैं। वो कहते हैं कि जेन किसी भी अननोन नंबर से कॉल मत उठाना और ना ही किसी से बाहर मिलने जाना, वो जल्द ही कॉलिन को पकड़ लेगा। पर वेड के जाते ही कॉलिन जेन के घर में जबरदस्ती घुस जाता है। वो जेन को स्टॉप कहता है और उसके ऐसा कहते ही जेन एक जगह पर बिना हिले खड़ी हो जाती है। वो चाहकर भी अपने आप को हिला नहीं पाती। जेन पूरी तरह से कॉलिन के हिप्नोसिस के बस में थी। कॉलिन जेन से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन अब वो डिटेक्टिव वेड तुम्हारे और मेरे बीच में आ रहा है, मैं उसको भी जीना की तरह मार दूंगा। कॉलिन जेन को रिलैक्स बोलकर वहां से चला जाता है और रिलैक्स कहते ही जेन जमीन पर गिर जाती है और फौरन वेड को फोन लगाने की कोशिश करती है ताकि वो उसको बता सके कि कॉलिन उसको मारने वाला है।
उसी वक्त हम वेड के घर पर एक लड़की को देखते हैं जो उसको मारने आई है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कॉलिन की ही एक पेशेंट होती है। वो चाकू से वेड के पेट को जख्मी कर देती है, पर तभी वेड एक बॉक्स से उसको बेहोश कर देता है। अगले दिन हम वेड को अस्पताल में देखते हैं जहाँ उससे मिलने जेन आती है और वेड को सब बता देती है कि कैसे कॉलिन जबरदस्ती उसके घर आया और उसने वेड को मारने की बात करी। इसी बीच जेन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि शायद कोई और दूसरा हिप्नोथेरेपिस्ट उसकी इस बारे में कुछ मदद कर सके। वो उसको हिप्नोटाइज करके ये पता लगा सके कि कॉलिन ने उसके दिमाग के साथ क्या किया है। जेन एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाकर उसको सब बताती है। वो हिप्नोथेरेपिस्ट उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसको हिप्नोटाइज करती है वैसे ही जेन की सांसें रुकने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसका किसी ने गला दबा दिया हो। वो लेडी फौरन उसको होश में लाती है और कहती है कि वो इस चीज में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि कॉलिन ने उसके दिमाग में एक फेल सेफ मैकेनिज्म को डाल रखा है ताकि कोई और उसके दिमाग को ना ही पढ़ सके और ना ही उसमें जा सके। उसने उसके दिमाग में कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स भी डाले हैं जिनको बोलने से जेन उसके बस में हो जाएगी। ये हिप्नोथेरेपिस्ट जेन के दिमाग में अपना एक फेल सेफ मैकेनिज्म डाल देती है ताकि समय आने पर वो उसकी मदद कर सके। अब हम देखते हैं कि जब जेन इस लेडी के हिप्नोसिस में थी तब उसको एक घर का एड्रेस दिखाई दिया था। वो उस एड्रेस के घर को गूगल पर ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने पर वो घर मिल जाता है जो किसी जेवियर सलीवन का है। गूगल करने पर पता चलता है कि जेवियर सलीवन एक साइकाइट्रिस्ट है जो 1960 के दौरान पुलिस के साथ मिलकर काम करके लोगों के दिमाग में फेक मेमोरीज डालते थे। वो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा पर पुलिस के साथ काम किया करते थे और इस प्रोजेक्ट में लोगों के माइंड को कंट्रोल किया जा रहा था। तभी जेन को याद आता है कि कॉलिन ने एक बार उसको बताया था कि जेवियर सलीवन उसके गुरु थे। जेन को लगता है कि शायद डॉक्टर जेवियर सलीवन उसकी कुछ मदद कर सके, इसीलिए वो उनके इसी एड्रेस पर उनके घर चली जाती है। लेकिन वहां पर उसे कॉलिन और उसकी वाइफ की फोटोज रखी मिलती हैं। उसकी वाइफ बिल्कुल जेन की तरह दिख रही होती है। तभी कॉलिन जेन के सामने आ जाता है। वो बताता है कि जेवियर सलीवन उसके डैड थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ साल पहले उसकी वाइफ की भी मौत हो गई और तब से ही वो हर उस लड़की को अपना बनाने की कोशिश में लग जाता है जो उसकी वाइफ की तरह दिखती है या फिर स्मेल करती है। पहले जो लड़कियां मिली वो बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह नहीं थी, लेकिन कॉलिन के हिसाब से जेन बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह ही है। वो उसी की तरह चलती है, स्मेल करती है और उसी की तरह दिखाई भी देती है। जेन भागने की कोशिश करती है लेकिन कॉलिन उसको सो जाने को कहता है और उसके कहते ही वो सो भी जाती है। वहीं अस्पताल में डिटेक्टिव वेड के पास जेन का फोन आता है। वो बताती है कि कॉलिन ने उसे अपने ऑफिस में बंद कर रखा है, प्लीज उसको बचाने जल्दी आओ। वेड अपनी पूरी टीम को लेकर कॉलिन के ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। दरअसल जेन अभी भी कॉलिन के घर पर ही थी, लेकिन कॉलिन उसको अपने हिप्नोसिस से दिखा रहा था कि वो उसके ऑफिस में बंद है। तभी वेड ये पता लगा लेता है कि कॉलिन डॉक्टर जेवियर सलीवन का बेटा है। वो फौरन डॉक्टर जेवियर सलीवन के घर की लोकेशन लेकर उसके घर आता है जो असल में कॉलिन का घर है। वही घर के अंदर कॉलिन जेन को अपनी वाइफ की तरह सजा रहा है क्योंकि वो आज उसके साथ शादी करने वाला है। जेन चाहकर भी अपनी बॉडी को हिला नहीं पाती। तभी उसे ध्यान आता है कि ये रूम तो उसने अपने सपनों में देखा था, जिस पर कॉलिन बताता है कि वो कोई सपने नहीं थे, वो मेरी वाइफ की मेमोरीज थी। ये मेरी वाइफ का रूम है। मैं धीरे धीरे मेरी वाइफ और मेरी कुछ अच्छी यादें तुम्हारे ब्रेन में डाल रहा था। जब हमारी शादी पूरी हो जाएगी तो मैं उसकी सारी यादें तुम्हारे ब्रेन में डाल दूंगा, जिससे तुम बिल्कुल उसके जैसी बन जाओगी और मुझसे प्यार करोगी। तभी कॉलिन को घर के दरवाजे खुलने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो वेड उस पर कूद पड़ता है, लेकिन कॉलिन उस पर भारी पड़ता है क्योंकि वो पहले से ही जख्मी है। कॉलिन उसको अधमरा करके वहीं पर छोड़ देता है। इधर जेन अपनी पूरी पावर को लगाकर कॉलिन के हिप्नोसिस से फाइट करते हुए कॉलिन के पास आती है और उसको शूट कर देती है। अगले ही पल जब उसको होश आता है तो वो डिटेक्टिव वेड की गोद में होती है। वेड जेन से कहता है कि तुम्हारे शूट करने से कॉलिन मारा गया और अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है मेरी जान। मेरी जान शब्द सुनते ही जेन हिप्नोसिस से बाहर आती है और हमको वो सीन दिखाया जाता है जहां जेन एक दूसरी हिप्नोथेरेपिस्ट से मिलने गई थी। उसने जेन के दिमाग में अपना एक फेल सेफ मैकेनिज्म डाला था। उसके हिसाब से जब भी कॉलिन उसको मेरी जान कहकर बुलाएगा तो वो उसके हिप्नोसिस से फौरन रियल वर्ल्ड में आ जाएगी। होश में आते ही जेन देखती है कि वो वेड की नहीं कॉलिन की गोद में है और वो ही उसको ये सब गलत चीजें दिखा रहा था। वो कॉलिन पर हमला करके वेड के पास आती है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़ा है, जिसको वेड कहता है कि मेरे पैर के पास एक गन है। जेन फौरन उस गन को निकालती है और कॉलिन को शूट करके मार डालती है। कॉलिन के मरते ही यहाँ पर एम्बुलेंस आती है और ये दोनों बच जाते हैं, जिसके बाद अब हमको कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब जेन अपनी जॉब के साथ काफी सक्सेसफुल और खुश है, लेकिन अभी तक उसके एक्स बॉयफ्रेंड ब्रायन को होश नहीं आया है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वेल, ये हिप्नोटिज्म और ये ट्रिगर वर्ड सच में सच्चाई है। ऐसे ट्रिगर वर्ड होते हैं जिनको सुनने के बाद हम अपना आपा खो देते हैं। बाकी अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो हमसे वो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।